Welcome to my channel, Riyad Chaudhary. My name is Riyad Chaudhary और I am going to discuss about today दादा भाई नारोजी और बताने जा रहे हैं हम आपको दादा भाई नारोजी के बारे में, ठीक है। So here is his intro. Dadabhai Naoroji, who was born on September 4, 1825, was the father of Indian nationalism. He hailed from a rich Parsi family of Bombay. He was the first Indian professor at Elphinstone College, the first Indian founder of several organizations, first Indian to get a seat in British Parliament, and the first Indian member of the Royal Commission. ये इनका मेन इंट्रो हो गया है। आगे भी है। ये पहले तो 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ। ये फादर थे इंडियन नेशनलिज्म के, रिच पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे, बॉम्बे की। फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर थे एल्फिंस्टन कॉलेज में। फर्स्ट इंडियन फाउंडर थे सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस के। फर्स्ट इंडियन थे जिनको ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीट मिली, और फर्स्ट इंडियन मेंबर थे रॉयल कमीशन के। इन 1856 ही जॉइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती लैंग्वेज द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन। ही ऑलवेज हेल्प्ड एंड प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज for Indians who went there to compete for the Indian civil service and other services. With the help of W.C. Banerjee, he founded the London Indian Society, a common platform for British as well as Indian people to discuss the important issues related to India. इन्होंने 1856 में एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया लंदन का। उन्होंने हमेशा हेल्प करी और सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि वहाँ लंदन पहुँचते थे कम्पीट करने के लिए इंडियन सिविल सर्विस के लिए और अदर सर्विसेज के लिए। W.C. बनर्जी के हेल्प के थ्रू इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी फाउंड करी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म ब्रिटिश के लोगों के लिए और इंडियन लोगों के लिए, जो कि जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस कर पाए इंडिया से रिलेटेड। लेटर ऑन ही स्टार्टेड इन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और थोड़े टाइम बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट करी। ही जॉइंट पॉलिटिक्स, इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी एंड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ इंग्लिश पीपल टू इंडियंस, और बात शुरू करी इंग्लिश पीपल की ड्यूटी इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए, ठीक है। नारोजी वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन इन May 1835। नारोजी को अपॉइंट किया गया था रॉयल कमीशन के मेंबर का, रॉयल कमीशन का मेंबर बनाया गया था May 1835 में एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा स्टेट इन 1847। PM ऑफ बड़ौदा स्टेट इन 1847, मतलब उस टाइम स्टेट ऐसे ही डिस्कस करते थे, बड़ौदा गुजरात के अंदर है। वहाँ का PM बनाया था और उनको मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन बनाया था। PM बनाया था बड़ौदा को 1847 में, एंड as a member of the House of Commons in 1892. The British people called him with love and great respect as the grand old man of India. Naroji, by virtue of his ability and a very long experience, was elected the president of the Indian National Congress in 1886, and in 1906 he contributed his monumental work Poverty and Un-British Rule in India, which contains his economic ideas. इनका मेन मोन्यूमेंटल वर्क ये याद रखना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो जिसमें इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ लिखे हुए हैं। हिज इकोनॉमिक आइडियाज़, इनके इकोनॉमिक आइडियाज़। टू नारोजी, द पॉवर्टी ऑफ इंडियन मासेस वॉज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो नारोजी के लिए जो इंडियन मासेस की जो पॉवर्टी थी ना, वो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। इंडिया वॉज ग्रोइंग पुअरर एवरी डे and was characterized by a low national income, low standard of living of people, recurring famines, high rate of mortality, backward foreign trade, and low revenue returns of the government. इंडिया हर दिन गरीब होता जा रहा था। इसको इंडिया को कैरेक्टराइज करा जाता था जहाँ लो नेशनल इनकम पे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, गिरा हुआ रहन सहन के तौर पे, बार बार भूखमरी, डेथ रेट ज़्यादा होना, फॉरेन ट्रेड, बैकवर्ड फॉरेन ट्रेड होना, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होता था ना इंडिया में शायद, हाँ, और लो रेवेन्यू रिटर्न्स गवर्नमेंट के पास, लो रेवेन्यू रिटर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट। ही हेल्ड द ब्रिटिश रूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी in the country. In his opinion, the main reason of poverty in India was the exhaustion of our previous wealth and too much expenditure on European service and public debt.
He explained that after 1858, the chief purpose of British wars outside India was simply to protect and expand imperialism in the world. He therefore stressed that Britain should pay her proper share of maintenance of the British Army in India and other services. Naroji, on the basis of his figures, stated even for such food and clothing as a criminal obtains, there is hardly enough of production even in a good season. Leaving alone all little luxuries, all social and religious wants and provision for bad season, such appears the conditions of masses of India. They do not get enough to provide the bare necessities of life. By the example of railways, he proved that the benefits of Indian railways were enjoyed by the British employees in England and the burden of foreign debt was carried by the Indian masses. टैक्सेशन जो उन्होंने टैक्सेशन का निकाला, नेशनल इनकम का नारोजी ने ही निकाला था ये वाला टैक्सेशन. अकॉर्डिंग टू नारोजी एस्टिमेशंस, इंग्लैंड out of her national income of this had raised to this from taxation, that is taxes constituted 8% of the total national income, but in India out of her national income of this the amount of tax came to this, that is taxes constituted about 15%. He thus criticized the taxation policy of the then Indian government. National income of India. Naroji took initiatives to measure the per capita national income of India and stressed that the Indian government should consider a unified doctrine for the explanation of its of the economic phenomena on the national basis. He stated that the figures and estimates on national income published only in the Indian Economist were incomplete. He demanded the regular publication of per capita income of the British people in India every year. Dr. V.K.R.V. Rao has criticized Naroji for his treatment to be based on the physiocratic concept of materiality of income. His thinking regarding productive and unproductive materials seems to be akin to the ideas of English classists. He accepted the fact that the increase in productive efficiency of various factors was most essential for the growth of the national income in India. The drain theory, famous theory to be learned. He gave the drain theory. In his famous drain theory, Naroji explained that the way of British administration in India was destructive for Indians on the one hand and suicidal to Britain on the other. He held that the existing poverty in India was due to British rule, which imposed heavy taxes on the poor Indian masses. No harm if the income from taxes would have been spent in the country, because it would have increased the prosperity of the people in the country. But the story was just the reverse. The income raised through taxes was transferred to another country. अब जो इन्होंने ऊपर बोला उसका बिल्कुल रिवर्स होता था. इंडिया के अंदर रिवर्स करते थे. जो इनकम रेज होती थी टैक्सेस के थ्रू, वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाती थी, क्योंकि इंग्लैंड के लोग काम करते थे ना वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर. तो विच ऑटोमेटिकली कुड नाइदर स्टिमुलेट आर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर नॉर बेनिफिट अस इन एनी वे, because Indian money transferred to any other country was indeed lost forever. He told that by 1900 over 20 millions of euros were drained abroad out of the total revenue of India. Naroji asserted that there were chiefly two sources of drain. नारोजी ने बोला कि दो चीफ सोर्सेज है ड्रेन के, यानी कि पैसा निकलने के जो ड्रेन थ्योरी है उनकी, उसकी द ट्रांसफ़र बाय यूरोपियन एंड ब्रिटिश एम्प्लॉयज़. जो ट्रांसफ़र बाय यूरोपियन और ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे पैसा, वो अपनी सेविंग्स का फॉर देयर एक्सपेंडिचर इन इंग्लैंड and other European countries. And second, the transfer of the major part of income in the form of profits by non-official Europeans, capitalists, traders, producers and businessmen bracket close. It would thus result in the shrinkage of savings, which would further reduce the production capacity of Indian industries. In his drain theory, Naroji looks to be impressed by Mill regarding the charges framed against him that he was against the use of foreign capital in the country. They appear not to be entirely true, as Naroji wanted the use of foreign capital but within certain limits. वो ये अगेंस्ट नहीं थे फॉरेन करेंसी का यूज़ के लिए, फॉरेन कैपिटल का कंट्री के अंदर यूज़ के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि यार सर्टेन लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, यानी कि तुम बेकाबू हो रहे हो. अब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा खासा. नारोजी क्रिटिसाइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली, खुला क्रिटिसाइज़ किया. He pointed out clearly the evils of administration of the East Indian Company in the House of Commons. He blamed it for destroying the internal Indian trade. Apart from this, the Britishers tried to employ English people in the administration in India. इसके बाद उन्होंने पूरा ब्लेम किया
उन्होंने ब्लेम किया ब्रिटिशर्स को कि इन्होंने इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है पूरा बर्बाद कर दिया है, और इसके बावजूद भी, इसमें भी बाद में भी जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने इंग्लिश पीपल को ही एम्प्लॉय करने का ट्राई किया है और इनको एम्प्लॉय कराया है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, और एंड इंडियंस वर नॉट गिवन ड्यू प्लेस इन इट, और इंडियंस को ये प्लेस ही नहीं दी उसके अंदर. सर विलियम हंटर वॉज कन्विंस्ड विद द आर्ग्यूमेंट दैट द इंडियंस शुड बी गिवन अ ड्यू शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री. सर विलियम हंटर थे, वो कन्विंस हो गए थे कि इन्हें इंडियंस को ड्यू शेयर मिलना चाहिए इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कंट्री के अंदर, अपनी खुद की कंट्री में. अब वो सामने तो दिखाया था, कन्विंस हो गया था क्या आगे क्या ही किया है. अकॉर्डिंग टू हिम द वाउंड्स ऑलरेडी इन्फ्लिक्टेड ऑन द बॉडी ऑफ इंडिया. अब नारोजी के अकॉर्डिंग तो जो वाउंड्स वो पहले ही छप चुके थे इंडियन बॉडीज़ पे, बाय द अर्लियर इन्वेडर्स वर वाइडन्ड, not reduced by the Britishers. Naroji stated the former rulers were like butchers hacking here and there. नारोजी ने स्टेट किया जो पहले जो रूलर्स थे ना, वो बुचर मतलब कसाई थे जो इधर उधर खोप देते थे. बट द इंग्लिश विद देयर साइंटिफिक स्कैल्पल कट टू द वेरी हार्ट. लेकिन जो इंग्लिश थे उन्होंने तो बारीकी से हर एक एक कट लगाया है, हार्ट के पास तक पहुँच के. देयर इज़ नो वाउंड टू बी सीन, कोई दिखती नहीं है चोट. एंड सून द प्लास्टर ऑफ द हाई टॉक ऑफ सिविलाइजेशन प्रोग्रेस एंड वॉट नॉट कवर अप द वाउंड. और बड़ी बड़ी बातों से पूरे वाउंड को पट्टी चिपका देते थे, लेकिन वो वाउंड तो रहता ही था ना यार, दिखता नहीं था तो भी. ही डिसअप्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स दैट इंडिया हैड अटेन्ड प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रूल. उन्होंने डिसअप्रूव किया स्टेटमेंट को कि ना ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान इंडिया ने प्रोग्रेस अटेन किया है. ब्रिटिशर्स ने जो काम किया वो केवल खुद के फेवर में ही किए हैं. रेलवे लाए वो खुद के फेवर में ही लाए, उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग करनी थी पूरी की पूरी इंडिया के अंदर. We may thus conclude that Naroji has been truly recognized as the father of Indian nationalism. As an economic thinker, Naroji will be remembered for his calculations of national income, drain theory, and the concept of Indian nationalism. He was really a nationalist, a true son of India, and an applied economist, having a clear picture of the early economic problems of India. His thinking was full of dynamism, at least at some places. बाकी किसी ने कुछ और ज़्यादा दिया नहीं था आगे उस टाइम. दादा भाई नारोजी ने दिया था, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने प्यार से. इन्होंने खूब धूम मचाई. अभी फर्स्ट मेंबर ऑफ बने रॉयल कमीशन वगैरह, एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर पहले सबसे बड़े पहुँचे ही है. तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई. अब थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर दिया मैंने, ज़्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं. मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फ्रॉम रिया चौधरी. यो.